एक अमीर व्यक्ति एक लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी रोकता है। जब उस अमीर व्यक्ति की गाड़ी रुककर वहां पर खड़ी हो जाती है तो एक छोटी सी लड़की उसकी खिड़की लॉक करती है। उस लड़की के पीछे पीछे एक महिला भी है जो कि गाड़ी के अंदर से ठीक से नजर नहीं आ रही है। जब वो छोटी सी बच्ची खिड़की लॉक करती है तो वो लड़की देखने में लग रही है काफी बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उस लड़की की माँ कहती है कि साहब कुछ खिलौने लेकर मैं आई हूँ, अगर आपको खिलौने खरीदने हैं तो खरीद लो साहब, मेरा भी काम चल जाएगा। जब वो व्यक्ति ध्यान से इन दोनों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो महिला उस व्यक्ति को देखकर वहां से उल्टे ही पांव भागने लगती है उस लाल बत्ती से, और जोर जोर से उसके कदम बढ़ने लगते हैं। अपनी बेटी को उठाती है और उसको भी लेकर साथ में चलने लगती है। आज एक घरेलू स्टोरी आप लोगों के सामने हम दोस्तों ऐसी लेकर आए हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे झगड़े और ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिनको शायद बाद में हमें पछतावा होता है और हम कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा विरुद्ध फैसला ले लेते हैं कि उस फैसले पर हमें जीवन भर पछताना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हम इस पर ऐसी ही स्टोरी लेकर आते हैं। हालांकि हम इस चैनल पर मदद की वीडियो भी लेकर आते हैं, बीच बीच में वो वीडियो भी डालेंगे। और ये जो घरेलू स्टोरी है ये आपको बहुत अच्छी और बहुत सही लगेगी। स्टोरी इंदौर से 45 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में दीपक नाम का एक लड़का है। बिजनेस वो अपना करता है, बिजनेस उसका ठीक ठाक चलता है और उसका परिवार है, उसकी माँ है। और अब दीपक शादी के लायक हो जाता है। उधर रेखा नाम की एक लड़की होती है जिससे दीपक की शादी तय कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात थी जो आपस में जमती नहीं थी। जो दीपक की पत्नी और दीपक की माँ थी उन दोनों में भी नहीं जमने वाली थी। दीपक की माँ जो एक अमीर घर से बिलोंग करती थी और पत्नी जो बनने वाली थी वो एक गरीब घर से थी। ये बात भी यहाँ पर खटकती है। ऊपर से दीपक भी सही परिवार से था, लेकिन जो रेखा है ये गरीब परिवार से थी। थोड़ा ठीक ठाक था, इतना गरीब भी नहीं था, लेकिन परिवार दीपक की बराबरी का नहीं था। दोनों में बातें हो जाती हैं, दोनों परिवारों में, और शादी तय कर दी जाती है। इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। शादी हो जाती है। दीपक बिजनेस के मामले में अक्सर घर से बाहर रहा करता है। लेकिन वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई, दीपक की जो माँ थी वो हमेशा दीपक की पत्नी पर रौब झाड़ती और कहती कि भाई मैं तो बहुत अच्छे घर से हूँ और तू क्या लेकर आई है और क्या करेगी, मतलब हमेशा उसको ताहने मारती है। एक दिन दीपक की पत्नी खाना बनाती है और दीपक की माँ को जब खाना देती है तो दीपक की माँ 2 निवाले खाकर वो थाली दीपक की पत्नी के मुंह पर फेंकती है, जिससे उसके चेहरे पर निशान आ जाता है और खून भी निकलने लगता है। ये सब कुछ मामला घर में चलता रहता है। दीपक की जो पत्नी रेखा है वो अक्सर अपने पति से कहती है कि भाई तुम हमेशा बाहर रहते हो, क्यों ना मेरे लिए भी वहां पर एक जगह या एक कमरा ही ले लो, मैं वहीं पर रहने लगूंगी। तो दीपक बार बार अपनी पत्नी से ये कह देता है कि अभी तुम रुको, मैं और अच्छे से बिजनेस को सेट कर लूं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। लेकिन नहीं पता था रेखा को कि वो कभी भी शहर नहीं जाएगी। समय निकलता है दोस्तों, रेखा अब गर्भवती हो जाती है, पेट से हो जाती है। और कुछ दिनों बाद रेखा एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। जब एक सुंदर सी लड़की घर में पैदा हो जाती है तो सास का वही ड्रामा कि भाई अब तो मेरे बेटे का सब कुछ यही ले जाएगी, तुमने एक लड़की को जन्म दिया है, मुझे तो एक लड़के की, एक पोते की जरूरत थी, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी। जब ये बात सुनती है दीपक की घरवाली तो वो कहीं ना कहीं हताश हो जाती है रेखा कि मैं इतने कष्टों से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और मेरे लिए बेटा बेटी सब एक समान है, क्योंकि मैं भेदभाव क्यों करूं। मैंने बहुत दुख सहा है इसे सह पैदा करने में। और यहाँ पर भी वो अपने पति से फिर कहती है दीपक से कि दीपक घर में बहुत विवाद हो रहे हैं, अब तो माँ जी मेरी बेटी को भी ताहने मारती है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। दीपक यहाँ पर भी ये बात टाल देता है और कह देता है रेखा से कि अभी सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। रेखा लेकिन अब जिद पड़ जाती है कि मुझे सब्र अब नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटी 4 महीने की हो गई और तुम मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं गए। जब ये बातें सुनता है दीपक तो दीपक चुपचाप अपने वहां पर चला जाता है काम पर, जो वो बाहर शहर से बाहर वो बिजनेस संभाला करता है। अब रेखा देखती है कि इसे तो मेरी कोई कदर ही नहीं है और रेखा भी रूस कर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों रेखा जब रूस कर मायके जाती है तो दीपक उसका हालचाल लेने भी वहां पर नहीं जाता है, नहीं उसका हालचाल पूछता है, नहीं अपनी बेटी का हालचाल पूछता है।
तो रेखा यहाँ पर कहीं ना कहीं हताश हो जाती है कि कैसा व्यक्ति है कि अपनी बेटी का हालचाल भी इसने मुझसे नहीं पूछा, और रेखा बहुत परेशान हो उठती है। धीरे धीरे समय निकलता है, दीपक कोई भी हालचाल उसका नहीं पूछता है, तो रेखा समझ जाती है कि दीपक मेरे साथ नहीं रहना चाहता, और रेखा अब यहाँ पर डिवोर्स का नोटिस अपने पति के पास पहुंचा देती है। दोस्तों, दोनों में डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स बहुत जल्दी प्रोसीजर हो जाता है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है। 5 लाख रुपए दीपक रेखा को देता है और एक फैसला हो जाता है इन दोनों के बीच में। अब रेखा चाहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, ऐसे घर बैठे कब तक रहूंगी। तो रेखा के पास जो 5 लाख रुपए आए थे, उनमें से वो 3 लाख रुपए निकाल कर अपना एक बिजनेस खड़ा करती है। बिजनेस वो सिलाई का और कढ़ाई बुनाई, मतलब एक बड़ी सी दुकान खोलती है, उसमें 3 लाख रुपए लगाकर वहां पर बैठने लगती है। रेखा का काम अच्छा चल ही रहा था, शुरुआत हुई ही थी, लेकिन उसकी जो बेटी अब दिन पर दिन बड़ी हो रही थी, 6-7 साल की हो जाती है, तो उसके गले में स्वेलिंग सी आ जाती है। जब गले में स्वेलिंग आती है तो रेखा तुरंत अपनी बेटी को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर कह देते हैं कि इसको बड़ी बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा होगा और इसका बहुत लंबा इलाज चलेगा। रेखा हताश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं कैसे करूंगी। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता है। अब 30 या 35 हजार रुपए हर महीने के रेखा के इलाज में लग जाते, और अब वो अपना जो उसने बिजनेस खड़ा किया था उस पर भी ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि बेटी को बार बार हॉस्पिटल ले जाना था, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, दिखाना पड़ता। अब रेखा का बिजनेस ठप हो जाता है। बिजनेस भी ठप हो जाता है। 2 लाख रुपए जो बचे हुए थे वो भी ठप हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने गैल किसी के घर में अगर कोई बीमारी लग जाए ना, तो पैसों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ पर पैसे गए। बेटी को लेकर दर बदर घूमती रहती है, लेकिन कोई भी कहीं पर निवारण नहीं मिलता, और आंखों में आंसू लेकर घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जगह परिवार होते हैं, हर जगह जिम्मेदारियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। तो अब रेखा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। अब रेखा एक खिलौने, अपनी जो कुछ बचा कुछ सामान था, जो उसने टेलर की दुकान खोली थी, जो बिजनेस खड़ा किया था, उसमें जो सामान बच रहा था उसे बेचकर वो अब एक खिलौने की दुकान लगाती है। खिलौने की दुकान जब वो लगाती है तो वो दुकान भी उसके नसीब थोड़ा सा खराब चल रहा था, वो दुकान भी उसकी नहीं चलती है, क्योंकि सबसे लास्ट में वो दुकान थी, वहां तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर अब रेखा के खिलौने भी नहीं बेचते हैं। तब रेखा एक दिन घर की तरफ जाती है तो कुछ लाल बत्ती जो होती है हमारे आसपास, उस पर कुछ महिलाएं खिलौने बेचती रहती हैं। तो रेखा पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा खासा इसमें से बच जाता है, या कुछ पेट के लिए बच जाता है। जैसे रेखा एक आमतौर पर पूछ रही थी, लेकिन नहीं पता था कि यही उसकी रोजी रोटी बनने वाली है। जब रेखा ये पूछती है तो वो महिलाएं कहती हैं कि हाँ बहन, इससे इतना अच्छा बच जाता है कि हमारा घर का गुजारा भी चलता है और 4 पैसे हाथ में बच जाते हैं। अब रेखा उनकी बातें सुनकर अपनी बेटी को गोद में लिए अब यही काम शुरू कर देती है। डेली घर से खिलौने उठाती है, और यहाँ पर बस स्टॉप हुए, आपके रेलवे स्टेशन हुए, या रेड लाल बत्ती वाला एरिया हुआ, वहां पर चौकों पर, मतलब ऐसे ही खिलौने बेचती रहती है। तो वहीं पर उसकी दीपक से मुलाकात होती है, और जब वो दीपक को खिड़की से देखती है तो उल्टी भागने लगती है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरा हालचाल पूछने नहीं आया था। खिलौने बेचती है, खिड़की खटखटाती है, तो दीपक गाड़ी से निकल के उसके पीछे भागने लगता है। रेखा बहुत जोर जोर से चलने लगती है और कहती है कि तुम्हें हमसे क्या मतलब, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कौन हो। लेकिन दीपक कहता है कि रेखा ऐसे मुंह मत फेरो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्यों नहीं जानती, तुम मेरी पत्नी हो। तो वो कहती है कि नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है, आज हम एक अनजान है। तो दीपक बार बार रेखा से माफी मांगता है और उसके पैर तक पकड़ लेता है। तो दीपक रेखा उससे बात करने के लिए राजी हो जाती है। जब रेखा बात करने के लिए राजी हो जाती है तो दोनों ही एक जूस की दुकान पर जाते हैं। वहां पर कुछ खाना भी ऑर्डर किया जाता है। उस लड़की को देखकर, जो छोटी सी बच्ची है, दीपक मन ही मन मुस्कुराता रहता है और रेखा को तो एकटक देखता ही रहता है, उससे नजरें नहीं हटाता है। जो खाना मंगाया था, रेखा कहती है कि क्या मेरी तरफ भी घूरते रहोगे, ये खाना ठंडा नहीं हो रहा है। ये बातें सुनकर दीपक एक ऐसी मुस्कुराहट सबके सामने लाता है, रेखा के सामने, कि रेखा भी थोड़ी सी शर्मा जाती है। लेकिन रेखा का एक अटल फैसला था, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। दीपक बहुत मिन्नतें करता है, पूछता है बेटी को क्या हुआ है, तो बेटी की बीमारी के बारे में भी बताती है वहां से इलाज चल रहा है और इसका मैं इस तरह से इलाज करा रही हूँ।
दीपक कहता है कि मेरी बेटी घर की लक्ष्मी थी, जब तक ये थी बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन अब बिजनेस में कोई फरोई नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये कहकर रेखा अपने घर चली जाती है, क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी दीपक के साथ जाना। अब दीपक दूसरी पूरी रात भर एक बात सोचता है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की, मेरी पत्नी अकेले संघर्ष लड़ रही है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसे पल थे कि दीपक पूरी रात नहीं सोया था, उस समय सोया नहीं था। अब दीपक सुबह उठते ही कुछ खिलौने, कुछ कपड़े, कुछ चीजें अपनी बेटी के लिए खरीदता है, कुछ अपनी पत्नी के लिए, और पहुंच जाता है वहीं पर जहां पर उसको उसकी पत्नी पहले मिली थी। अब वहां पर फिर उसकी पत्नी मिल जाती है, और पत्नी को देखकर दीपक बात करने की रिक्वेस्ट उससे करता है, लेकिन रेखा बात करने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी ही मिन्नतों से रेखा को मनाता है दीपक, और रेखा बात करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, बार बार माफी मांगता है, कहता है कि मेरी गलती थी, जो कुछ था मेरी ही गलती थी, तेरी कोई गलती नहीं है, मुझे अब की बार माफ कर दे, और मुझे भी एक मौका दे, मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं और मैं अपना घर परिवार बसा सकूं। अब यही बातें चल रही थी तो रेखा पूछती है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? तो दीपक कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, शादी हो भी जाती तो भी मैं तेरा गुनहगार था। तो दीपक भी पूछ लेता है क्या तुम्हारा भी कोई रिश्ता या शादी नहीं हुई, क्योंकि दोनों में नॉर्मल बातें होने लगी थी। रेखा कहती है मेरा एक रिश्ता आया था, मैंने अपने पिता से कह दिया कि शादी एक बार होती है जो मेरी हो चुकी है, अब मेरा जीवन मैं अकेली गुजारूंगी। ये बातें चलती रहती हैं। तो बहुत सारी मिन्नतों के बाद घुटनों पर बैठ जाता है, नाक रगड़ने के लिए तैयार हो जाता है दीपक। तो रेखा अब एग्री हो जाती है, और रेखा अपने पिता से फोन करके कहती है कि पिताजी, दीपक ऐसे ऐसे माफी मांग रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं। पिताजी हामी भर लेता है। रेखा अपने घर भी नहीं जाती है, उन्हीं बुरे कपड़ों से अपने पति के साथ जाती है, और दीपक ने एक फ्लैट का तुरंत अरेंज किया और उसको शहर में रखने की कोशिश, मतलब शहर में रखा रेखा को। अब वह अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहते हैं। अब दीपक की जो माँ थी वो भी कहीं ना कहीं परेशान थी, दुखी थी कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर बिगड़ गया। अब रेखा और रेखा की सास एक दिन फोन पर बातें करती हैं, दोनों ही बातचीत जब करती हैं तो रेखा की सास कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, बहुत बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे बहुत दुख है, रोने लगती है। जब सास रोती है तो बहू की भी आंखें नम हो जाती हैं, दोनों ही माँ बेटी की तरह बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। और अब यहाँ पर जो बहू होती है रेखा, वो कहती है कि माँ जी आप अकेली वहां पर क्या करोगे, आप भी हमारे साथ इस फ्लैट में रहिए, अब हम हंसी खुशी रहेंगे। और दीपक का परिवार जो बिखर चुका था, लेकिन अब वो संभर चुका है, और तीनों चारों लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। दादी पोती और पति पत्नी इतने अच्छे से समय गुजारते हैं कि वो सारी दुख, दीपक चाहता है कि मेरी पत्नी ने जितने दुख देखे हैं मैं सभी दुखों को भुलाना चाहता हूँ। इस स्टोरी का ये अंत हुआ दोस्तों। कैसी आपको स्टोरी लगी? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात ये होती है कि हम अक्सर कुछ चीजों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जिंदगी की उलझनें माना कि बहुत हैं, लेकिन कुछ अपनों पर ही हम ध्यान देने से बंद हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन बाद में जब उन चीजों को पता चलता है तो बहुत पश्चाताप होता है, तब तक बहुत समय निकल जाता है। 8 साल दीपक अपनी पत्नी से दूर रहा इन सब चीजों के 4 महीने की बेटी को लेकर वो 8 साल की करके दीपक के पास वापस लेकर आती है। एक महिला जो हर संघर्ष से गुजर जाती है, बेटी का साथ नहीं छोड़ा, वरना वो ये भी कह सकती थी कि मैं अकेला जीवन गुजारूंगी, जो मेरी बेटी की कस्टडी वो अपने पति को भी दे सकती थी। लेकिन नहीं, माँ तो माँ होती है, माँ किसी भी हालात में अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? जो भी सीख मिली अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अपने परिवार में हर किसी की राय, हर किसी की समझ सुननी चाहिए। अगर घनी प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे माँ हो या पत्नी हो, हर चीज में। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।